वेलकम बैक। आज की क्लास में सिंथेसिस का अगला पार्ट पढ़ाया जाएगा, जिसका शीर्षक है नाउन आर जेरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से दो सिंपल को किस तरह से एक सिंपल बनाया जाता है इस विधि के द्वारा, नाउन आर जेरंड से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह नाउन क्या है। सबसे पहले नाउन के बारे में समझते हैं। तो नाउन एक नॉमिनल वर्ड है। नाउन एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड में जिस भी चीज का कोई नाम दिया गया है उसे नाउन कहा जाता है। तो नाउन ब्रह्मांड में पाई जाने वाली चीजें सभी नाउन कहलाती हैं। जिनका कुछ नाम दिया गया है वो नाउन है, इसलिए हम कह सकते हैं नाउन इज ए नॉमिनल वर्ड। नाउन इज ए नॉमिनल वर्ड। जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो सब कुछ नाउन के अंतर्गत आता है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि नाउन एक नाम वाला शब्द है। अब हम जेरंड के बारे में जानते हैं। जेरंड क्या होता है? तो जेरंड का स्ट्रक्चर है वी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से इसका निर्माण होता है और यह वाक्य में नाउन का कार्य करता है। यह वर्ब से बनता है, लेकिन इसका पार्ट स्पीच जो बदल जाती है वो अब ये नाउन का कार्य करने लगता है और ये वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। इसकी पहचान ये है कि जब हम इसका हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो इसके अंत में ना, ने, नी निकलता है। जेरंड की पहचान यही है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते हैं और हिंदी में अर्थ जब निकाला जाता है तो ना, नी, ने ऐसा निकलता है। और ये वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कैसे। जैसे हमारे सामने एक क्रिया है वाक। वाक में आईएनजी लगा दिया, ये क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है। वाक हो गया वॉकिंग। अब ये जेरंड का रूप ले लिया है। अब जेरंड के रूप में आ गई है तो ये सब्जेक्ट का कार्य कर सकती है। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वॉकिंग इज यूजफुल। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है। तो ये हमारे सामने जो वाक है इसमें आईएनजी लगा करके जेरंड बनाया गया है। अब ये बन गया है नाउन और जो भी नाउन है अब वो सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। तो यहां जो आया हुआ है वॉकिंग, ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। हिंदी में अर्थ जब हम निकालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है टहलना। तो हमने देखा हिंदी अर्थ में अंत में ना निकलता है। अब ये नाउन का कार्य कर रहा है। एक और देख लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। यहां ये सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो लिखते हैं द बॉय लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट। द बॉय लाइक्स, लड़का पसंद करता है, प्लेइंग खेलना, क्रिकेट खेलना। अब यहां ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और इसका अर्थ जो निकल रहा है वो खेलना। वर्ब के रूप में नहीं है, ये जेरंड के रूप में आया हुआ है
यहां ये नाउन का कार्य कर रहा है, इसका अर्थ खेलना निकल रहा है, और इसकी मेन वर्ब है लाइक। इस तरह से हमने देखा कि जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, और हिंदी में जब इसका अर्थ निकालते हैं तो यह नानी ने करके निकलता है, और यह सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। हमने देखा नाउन और जीरंड को। अब हमारे सामने बचता है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो ये दो शब्दों से बना है, एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थित। ऐसा शब्द वह पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन के पहले स्थापित किया जाता है, नाउन के पहले स्थान ग्रहण करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। हिंदी में हम लोग इस प्रीपोजिशन को पोस्ट में लगाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में पहले लगता है, हिंदी में बाद में लगता है। जैसे देखते हैं उदाहरण के माध्यम से, जैसे मेज पर, तो हिंदी में लिखा जाएगा, जो सी होगा प्रीपोजिशन वो बाद में आएगा, लेकिन इंग्लिश में ये आएगा ऑन द टेबल। जब इंग्लिश में आएगा तो ये उस नाउन के पहले लगाया जाएगा, लेकिन हिंदी में नाउन के बाद लगता है। जिस नाउन के बाद प्रीपोजिशन लगाया जाता है उसी नाउन के पहले ये प्रीपोजिशन इंग्लिश में लगेगा, ऑन द टेबल। देख लेते हैं, इसकी परिभाषा यह है कि प्रीपोजिशन वह वर्ड है, प्रीपोजिशन वह वर्ड है जो दो नाउन के बीच संबंध स्थापित करता है। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउन के बीच एक संबंध बताने वाले शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इसके लिए दो नाउन का होना जरूरी है। दो नाउन के बीच में जो संबंध है वो उसके बारे में बताता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं, मेज, थोड़ा सॉरी देखते हैं, किताब, मेज पर है। तो लिखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। दो नाउन आया हुआ है, एक नाउन बुक है और एक नाउन टेबल है। बुक और टेबल के बीच जो रिलेशन है वो स्थान ग्रहण करने का जो शब्द बताया गया है वो पर है, ऑन है। इस तरह से दो नाउन के बीच जो रिलेशन या स्थान ग्रहण के स्थिति के बारे में जानकारी दे उस शब्द को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। इस तरह से इस शब्द के प्रीपोजिशन के बारे में भी हम समझ गए हैं कि प्रीपोजिशन क्या होता है। कभी कभी जब नाउन के अतिरिक्त ये पेश हो जाते हैं तो वहां ये प्रीपोजिशन नहीं होते। जैसे देख लीजिए, कम इन। कम इन मीन्स होता है अंदर आओ। प्लीज लगा दें, प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। तो यहां जो इन है तो प्रीपोजिशन, लेकिन यहां प्रीपोजिशन का कार्य नहीं कर रहा है। यह कर रहा है कम की विशेषता बता रहा है। ये कम मीन्स होता वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडवर्ब कहते हैं। तो यहां इन एडवर्ब का कार्य कर रहा है, प्रीपोजिशन का नहीं। इसके लिए नाउन का होना जरूरी है। प्रीपोजिशन के लिए नाउन का होना जरूरी है। ये दो नाउन के बीच संबंध स्थापित करने वाला शब्द है। तो अब नाउन के बारे में जानकारी हो गई, प्रीपोजिशन के बारे में, जीरंड के बारे में। कुछ प्रीपोजिशन को हम देख लेते हैं जरूरी। जैसे है प्रीपोजिशन विथ, मीन्स के साथ, से। और अगला है विदाउट,
के बिना। और देखते हैं इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद। के बावजूद, बी साइड्स, के अतिरिक्त। फार, के लिए, के बदले। आन, ये एक प्रमुख प्रीपोजिशन है। पर, आफ्टर, के बाद, बिफोर, के पहले। इस तरह बहुत से प्रीपोजिशन हैं। कुछ जरूरी प्रीपोजिशन के माध्यम से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। तो चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक वाक्य उदाहरण के रूप में, ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ही वर्कड हार्ड, उसने बहुत प्रयास किया, बहुत परिश्रम किया। ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा में असफल हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा इसमें प्रीपोजिशन यूज किया जा सकता है। दोनों को मिलाकर के, वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करने के बावजूद वह परीक्षा में फेल हो गया, असफल हो गया। तो यहां ऐसा प्रीपोजिशन दिख रहा है। दोनों वाक्यों को जोड़ने से लगता है कि इन स्पाइट ऑफ लगेगा, के बावजूद। तो जो प्रीपोजिशन लगेगा उस प्रीपोजिशन को नाउन या जिरंड के पहले यूज करेंगे। ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो हमारे सामने दो वाक्य हैं। हम पहले वाक्य में ही वर्कड हार्ड, इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। दोनों के कर्ता एक जैसे हैं, एक कर्ता को छोड़ देते हैं, एक को ये वाला रहेगा। अब यहां से हमको बनाना है वर्कड हार्ड। इसमें हमको वर्क क्रिया है, ये पास्ट इंडिफिनिट की क्रिया है। इसको बनाना है जीरंड। क्रिया से जीरंड बन सकता है। वर्किंग करके ये नाउन का कार्य करने लगेगा, तो वर्क में आईएनजी लगाएं। तो सबसे पहले इस प्रीपोजिशन को लिखते हैं, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कामा ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। इस तरह से हमारा वाक्य सिंथेसिस, दो सिंपल सेंटेंस थे, दोनों को मिला करके एक बन गया। अब अर्थ निकाल के समझते हैं। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद वह परीक्षा में असफल हो गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ही बॉट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदा। ही गेव 500 RS यहीं लगा दे, फॉर इट। दो तरह से लिख सकते हैं, 500 रुपीज लिख दे या तो RS
फॉर इट। दो वाक्य हैं हमारे सामने, दो सिंपल सेंटेंस है। दूसरा उदाहरण है ये, ही बॉट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदा। ही गेव 500 रुपीज फॉर इट, उसने इसकी कीमत 500 दिया। तो इसमें से देखते हैं कि कौन सा जो है प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ा जा सकता है। उसने 500 के बदले एक घड़ी खरीदा। उसने 500 के बदले एक घड़ी खरीदा, तो के बदले आ रहा है फॉर में, तो यहां प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होगा। ही बॉट ए वॉच फॉर, यहां इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई है। 500 रुपीज, फॉर इट भी निकल जाएगा क्योंकि इट आया है वॉच के लिए। तो ही बॉट ए वॉच फॉर 500 रुपीज, उसने 500 के बदले एक घड़ी खरीदी। तो इस तरह से दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाया गया। अगले उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। दूसरा ये बताते चले एक और, ही सोल्ड हिज कार। तीसरा एग्जाम्पल, उसने अपनी कार बेच दिया। He got 3 lakhs rupees for it. उसने अपनी कार बेच दिया, वो पाया 3 लाख रुपए इसके बदले। तो कार के बदले उसको 3 लाख रुपए मिले। जब बेचना और खरीदना दर्शाया जाता है तो उसमें ज्यादातर फॉर लगाते हैं। बेचना और खरीदना जिस वाक्य में दर्शाया जाता हो तो वहां पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह यह बनेगा, ही सोल्ड हिज कार फॉर 3 lakhs रुपीज। अगला देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। चौथा, ही गेव मी एडवाइस। ही गेव मी एडवाइस। अगला है, ही आल्सो हेल्प्ड मी। अब पढ़कर इसको समझते हैं। ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद भी की। तो इसमें से समझते हैं कौन वाला लग सकता है, दोनों को जोड़ के देखते हैं। उसने मुझे सलाह के बावजूद मदद भी किया, दो कार्य किए। तो सलाह भी दिया और मदद भी किया, तो सलाह देने के बावजूद मदद भी किया। तो he gave me advice, he also helped me. उसने मुझे सलाह दिया और उसने मेरी मदद भी किया। तो दो कार्य किए, दोनों कार्य एक समान हो तो वहां पे हम बिसाइड लगाते हैं के अतिरिक्त, बिसाइड्स। अब गेव आया हुआ है वर्ब, वर्ब का मूल फॉर्म है गिव। गिव में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा जीरंड। हम किसी जीरंड या नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तभी यह विधि बनेगी। तो ये गिविंग को बना दिया गया, वो गेव को बना दिया गया जीरंड, और बाकी पूरे को जोड़ दिया गया। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, ही। जब बिसाइड्स लग जाता है तो इसका मतलब भी होता है, के अतिरिक्त भी। तो यहां आल्सो नहीं लगेगा। ही हेल्प्ड
मी। बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस, सलाह देने के अतिरिक्त, ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। अगला उदाहरण के माध्यम से सभी को एक एक बार समझते हैं। तो अब एक आन वाला देखते हैं। ही फेल्ड, सी फेल्ड। पहला वाक्य है सी फेल्ड, दूसरा वाक्य है सी हर्ड द न्यूज, तीसरा वाक्य है सी फेंटेड। ये 3 वाक्य है। इसमें सी फेल्ड, वह असफल हो गई किसी काम में या परीक्षा में, पढ़ाई में फेल हो गई। सी हर्ड द न्यूज, उसने ये समाचार सुना अपने फेल होने का। सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो वह फेल होने का समाचार सुनकर बेहोश हो गई। जैसे उसने फेल होने का समाचार सुना वो बेहोश हो गई। तो फेल होने का समाचार सुनने पर सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई। तो बनाएंगे इस तरह से, हियर है, इसको बनाएंगे हम जीरंड। प्रीपोजिशन लगाया, अब जीरंड लगाएंगे। ऑन हियरिंग, पहले समाचार सुना। ऑन हियरिंग द न्यूज, क्या न्यूज थी? फेल की। तो हर फेल्योर, अपने फेल की न्यूज सुनकर के सी फेंटेड, अपने असफल होने का समाचार सुनने पर सी फेंटेड, वह बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। एक और सुनते हैं, इसी से आधारित। हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। काट दे। ही वेप्ट, 3 वाक्य हैं। 3 वाक्य को अलग अलग पहले अर्थ निकालते हैं। हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने यह समाचार सुना। ही वेप्ट, वह रोने लगा। समाचार सुनने पर, अपनी पत्नी के मृत्यु का समाचार सुनने पर वह रोने लगा। तो सुनने पर ऑन हियरिंग द न्यूज, ऑन हियरिंग द न्यूज, हियर क्रिया है, इसमें आईएनजी लगा दिया तो बन गया जीरंड। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ डेथ, अपनी पत्नी की मौत को देख करके, सुन करके ही वेप्ट, वह रोने लगा। उदाहरण के माध्यम से हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। ऑन के माध्यम से सीखा, बिसाइड के माध्यम से, इंस्पाइट के माध्यम से। और अगला देखते हैं, माई ब्रदर इज इल, ही कैन नॉट प्ले, मेरा भाई बीमार है, वह विद्यालय नहीं जा सकता। तो एक
रह गया था, एन अकाउंट ऑफ। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है के कारण। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है, ही कैन नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकता है। तो कारण क्या है? बीमारी, जिसके वजह से वो खेल नहीं सकता। इसको जोड़ेंगे तो ऑन, ये वाला के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ, ये पूरा लगेगा। ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ। इसके तीन होते हैं, तीनों का मतलब के कारण, चाहे ड्यू टू आ जाए, चाहे बिकॉज ऑफ आ जाए, ऑन अकाउंट ऑफ, तीनों का मतलब एक होता है। यहां एक लिखा गया है, ऑन अकाउंट मींस के कारण। जब प्रीपोजिशन लिख जाए तो उसके तुरंत बाद या तो नाउन होना चाहिए या तो फिर जीरंड। तो जो भी आया हुआ है उसे नाउन बनाए या जीरंड। यहां पे इल आया हुआ है, ये एडजेक्टिव है, इसको बना लेते हैं नाउन। इलनेस, ये बन गया नाउन। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, अब ये ही किसके लिए है? ये माई ब्रदर का प्रोनाउन है। माई ब्रदर को लिख देते हैं ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से, बीमारी के कारण माई ब्रदर कैन नॉट प्ले। अब अर्थ निकाल करके समझते हैं। मेरा भाई बीमार है, ही कैन नॉट प्ले, वो खेल नहीं सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी के कारण मेरा भाई खेल नहीं सकता है। दोनों का अर्थ एक जैसा निकलना चाहिए और दोनों में प्रीपोजिशन और जीरंड साथ साथ यूज होने चाहिए। इस तरह से अगला उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। He was ill, he could not pass BA, वह बीमार था, वह BA पास नहीं कर सका। तो इसमें भी कारण आ रहा है, किसके कारण वो पास नहीं कर सका? बीमारी के कारण। तो लिखेंगे बिकॉज आप भी लिख सकते हैं, ड्यू टू लिख सकते हैं। तो यहां बिकॉज आप का प्रयोग करके देखते हैं। बिकॉज आप इल का बनाएंगे इलनेस, बिकॉज ऑफ इलनेस कामा ही कुड नॉट पास BA, कुड नॉट पास BA। इस तरह से उदाहरण के माध्यम से हमने समझा। अब होमवर्क के लिए आपको 2 सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे, जिन्हें आप करके कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। ही इज वीक, ही इज वीक, he is ready to run। और देखें, I made my best efforts, मैंने अपने बहुत प्रयास किया। I made best, I could not pass the examination। दो सिंपल सेंटेंस है, दोनों को आप कमेंट के माध्यम से
हल करके दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।